जी आज शुरुआत करेंगे यूपी के बुलंदशहर से, जहां कि स्याना में पुलिस और अवाम के बीच झड़प में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक आम शहरी की हलाकत हो गई। सारा बवाल स्लॉटर के लिए मुबैना तौर पर ममनुआ जानवरों के बाक़ियात मिलने पर हुआ। दाएं बाजू की हिंदू तंजीमें पुलिस से मुबैना गौकुशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही थी। पुलिस से कहासुनी हुई और बस पूरा इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। बुलंदशहर बना जंग का मैदान। स्लॉटर के लिए ममनुआ जानवर के बाक़ियात मिले। आम शहरियों और पुलिस के बीच झड़प, पथराव और आगजनी। पुलिस की फायरिंग, पुलिस अफसर और आम शहरी हलाक। बुलंदशहर की अमन में खलल पड़ा। ये वबाल मुबैना तौर पर स्लॉटर के लिए ममनुआ जानवर के बाक़ियात मिलने से हुआ। ज़राए के मुताबिक दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों के कारकुनान जानवर के बाक़ियात ट्रैक्टर में भरकर चिंगरावटी थाने पहुंचे। उनका दावा था कि ये बाक़ियात गाय के हैं। उन्होंने सड़क जाम किया। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। हुजूम ने चिंगरावटी पुलिस आउटपोस्ट पर हमला किया। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में एक आम शहरी की हलाकत हुई। आम शहरी की हलाकत के बाद भीड़ मजीद मुश्तइल हो गई। भीड़ तोड़फोड़ और आगजनी पर उतर आई। हालात को काबू में करने में जुटे एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध को गोली लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। जाम को खुलवाने के लिए जब पुलिस लगातार उनसे बात भी कर रही थी, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, तुरंत एफआईआर लिखी जा रही थी। इस बीच में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, पथराव किया, जिसमें हमारे स्याना थाने के जो इंचार्ज एसएचओ हैं थे सुबोध कुमार सिंह, उनकी जो है वहाँ पे उनको चोट लगी थी काफ़ी। जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे वो ब्रॉड डेड बताया। बुलंदशहर के एसएसपी का कहना है कि हालात फिलहाल काबू में हैं और समाज दुश्मन अनासिरों की शनाख्त की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग पहचान भी कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को जो है कानून व्यवस्था से खिलवाड़ होने का मौका नहीं दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीड़ ने शहर के अमन अमान को नुकसान पहुंचाया। अब इसकी जांच होगी और फिर इस पर सियासत होगी, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और बुलंदशहर के ताजा हालात जानने के लिए सीधे रुख करेंगे बुलंदशहर का, जहां मौजूद है हमारे साथी उमेश श्रीवास्तव। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक छोटी सी चिंगारी शोला बन गई, अब क्या हालात है? जी हाँ, देखिए हिना, बुलंदशहर में दिल दहला देने वाली घटना हुई, भयावह घटना हुई। बुलंदशहर का स्याहा इलाका, जो स्याना इलाका है, यहाँ का जर्रा जर्रा आज हुए तांडव की गवाही दे रहा है। सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तांडव हुआ और किस तरह से स्याना इलाका युद्ध का मैदान बन गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ये टूटी हुई गाड़ियां, ये जली हुई गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में वाहनों को फूंक दिया गया। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह शहीद हो गए और साथ ही साथ एक अन्य ग्रामीण सुमित की भी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुलंदशहर के अमन में किसने खलल डाला। निश्चित तौर पर आज बुलंदशहर में जिस तरह से प्रतिबंधित पशु के कटान को लेकर के ये वाकया पेश आया है, 12 से 12:30 बजे के बीच की ये पूरी घटना है और इस घटना ने बुलंदशहर को हिला कर रख दिया है। बुलंदशहर के जो आम शहरी हैं वो बेहद परेशान हैं, डरे हुए हैं और आज इतना बड़ा धार्मिक आयोजन था, वो लोग भी दहशत में हैं क्योंकि सभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सारे इंतजाम किए हैं और धार्मिक आयोजन में जो लोग भी शिरकत करने के लिए आए हुए थे वो लगातार अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन बुलंदशहर की अमन शांति में यकीनन खलल पड़ा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने भी कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रतिबंधित पशु के कटान को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, गोलीबारी हुई, इंस्पेक्टर शहीद हो गए, एक अन्य ग्रामीण की मौत हो गई। लेकिन आम शहरी दहशत में है और अभी तक उमेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बुलंदशहर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जो इलाके हैं वो भी काफी सेंसिटिव माने जाते हैं।
आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई होगी। हालात क्या कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, हापुड़ हो या फिर अन्य शहर हो, बुलंदशहर तो है ही, इसके अलावा जो बुलंदशहर से सटे हुए अन्य जिले हैं, सभी को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। एडीजी मेरठ जोन यहाँ कैंप कर रहे हैं। प्रशांत कुमार एडीजी मेरठ जोन इस वक्त बुलंदशहर में मौजूद हैं और ये लगातार वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाला जाए। एडीजी मेरठ जोन मौजूद हैं, कमिश्नर मेरठ मंडल यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार स्थिति का आकलन करने में जुटे हुए हैं। और जितने भी जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहां हाई अलर्ट पर रहने के लिए यकीनन कहा गया है कि सभी कप्तान हाई अलर्ट पर रहें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस हाई अलर्ट पर रहे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था पुलिस को कि ये घटना मामूली है, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ कोई घटना, मामूली घटना कब बड़ी घटना में रूप तब्दील कर लेती है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि मुजफ्फरनगर का कवाल कांड इसका उदाहरण है और बुलंदशहर का ये कांड भी इसका उदाहरण है। यहाँ पर प्रतिबंधित पशु के कटान को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते, जैसा कि आपने बोला कि शोला किस तरह, चिंगारी किस तरह से शोला बन गई और पूरा बुलंदशहर एक तरह से जल गया, सैकड़ों वाहन आग के हवाले कर दिए गए। यकीनन आज बुलंदशहर की अमन शांति में यकीनन खलल पड़ा है और जो लोग भी यहाँ पर धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के लिए आए हुए थे, दूर दूर से आए हुए थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, न जाने कहां से लोग यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए हुए थे और सभी के परिवार वाले भी दहशत में रहे होंगे कि आखिर उनके अपनों का क्या हाल है। हालांकि वहां पर स्थिति सामान्य है और जो लोग भी धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, सब अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन शांति है। जी उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खासतौर से ये बात पहुंचाने के लिए कि जिस तरह से वहां पर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा था उसमें कोई खलल नहीं आया है और लोग जो है वो बहिफाजत अपने घरों की जानिब रवाना हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इंकिशाफ किया कि बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीकों से उनकी बातचीत चल रही है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुकदमे के फरीक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ इस मसले का हल आपसी बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश जारी है। इलाहाबाद में हुए जूना अखाड़े की मीटिंग के बाद अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेन गिरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाबा धर्मदास अखाड़ा परिषद की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से बात कर रहे हैं। महंत नरेन गिरी का कहना था कि अखाड़ा परिषद को सुप्रीम कोर्ट पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया और ऐसी सूरत में या तो कानून बनाकर या फिर आपसी बातचीत के जरिए राम मंदिर मसले को हल किया। देखिए, हमने यही कहा है कि सारे जो मुस्लिम धर्म पक्षकार हैं उनकी धर्मदास से बात चल रही है, 2 से बात हो गई है। सुन्नी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो हैं उनसे अधिकारी हैं, उनसे बात उनकी चल रही है। जब तक आम सहमति से मंदिर बनाने का प्रयास इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आम सहमति बन जाए, साथ में सरकार को दबाव बनाया जा रहा है कि कानून बना के मंदिर बनाए। अभी सहमति नहीं होती है तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं रह गया, अब वो कब फैसला आएगा कोई निश्चित नहीं है। एल्गार परिषद केस में महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में उस चार्जशीट को पेश करने का हुक्म दिया जो कि पुणे की खुसूसी अदालत में पेश की जा चुकी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच चार्जशीट में गिरफ्तार अफराद पर लगाए गए इल्जामात को देखना चाहती है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी को सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर तक चार्जशीट पेश करने का हुक्म दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। वकील गुणरतन ने यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किसी भी रियासत में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की पाबंदी नहीं की गई है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र असेंबली में मराठों को 16% रिजर्वेशन देने का बिल मंजूर कर लिया गया है। ये जो बिल लाया था वो बिल भी बेबुनियादी था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिलाने वाला था और यह बिल जो लाया है यह बिल भी उसी तरह का है और हम इस बिल को इस मुद्दे के साथ चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है और अभी 2017 नवंबर का जो एक वर्डिक्ट है जिसके अंदर
ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खानविलकर, इन्होंने जो गुजरात के मामले में कहा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का बिल भी गवर्नमेंट ना बनाए, ये जो 2017 का जो जजमेंट है उसका हमने अभी आधार रखा है और हमें पता है कि ये जो बिल है और ये जो कानून है ये हमारे और संविधान के नज़र में बिल्कुल फ्रॉड है। दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित ओबीसी अक़लियत रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में हजारों की तादाद में पसमानदा तबकात से जुड़े अफराद ने शिरकत की। रैली में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट उदित राज भी शरीक रहे। इस मौके पर उदित राज ने दलित ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन की भी हिमायत की। भागीदार वो क्या इस देश के नहीं है, उनकी भी भागीदारी तो सबकी भागीदारी। लेकिन आपकी रैली में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भले मुस्लिम दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उनके क्या उनकी बात ना हम करें। ये देखिए सलमा आगा जी आई हैं। और दलित ओबीसी अक़लियत रैली में फिल्म अदाकारा सलमा आगा भी शरीक हुई। उन्होंने मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार किया। तहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ये रैली हुकूमत मुखालिफ नहीं है बल्कि दलितों और अक़लियतों के हुकूक के लिए है। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने सलमा आगा से खास बातचीत की। दिल्ली के रामलीला मैदान में डोम यानी कि दलित ओबीसी और माइनॉरिटी की रैली हो रही है, उनके हुकूक की आवाज़ उठाई जा रही है। मशहूर अदाकारा सलमा आगा हमारे साथ हैं। मैम, क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या इतने हालात बदल गए कि आपको मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, हालात बदले नहीं, बदलने चाहिए थे ताकि किसी मैदान में किसी भी कास्ट को उतरना ना पड़े। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त लोगों को तकलीफ़ पहुंचेगी और बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाएगी तो लोग ग्राउंड में निकलेंगे। ये रैली या ये फंक्शन उदित राज जी ने या राजकुमार सैनी जी ने, हम लोगों ने ये इस वजह से नहीं किया कि ये हुकूमत के खिलाफ है। नहीं, ये एक इल्तिजा है, ये डिमांड्स हैं। क्या आपको लगता है कि सबको साथ लेकर नहीं चला जा रहा है? नहीं, सबको साथ लेके नहीं चला जा रहा। जो डिफरेंसेस हैं, कई जगह तो दलित के साथ बहुत वायलेंट चीज़ें होती हैं जो बहुत दुख होता है, हिंदुस्तान का नाम बदनाम होता है। आज ये मौका और ये माहौल और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आप किसी को गोली मार रहे हैं कि वो घोड़े पे क्यों चढ़ा है, ये तो बात ना हुई ना। कौन से हुकूक हैं जो माइनॉरिटीज़ को मिलने चाहिए थे? एक माइनॉरिटी का चेहरा होने के नाते आप यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या आपकी मांग है, क्या आप चाहती हैं, क्या कुछ होना चाहिए? एजुकेशन लेवल पे, जॉब्स लेवल पे, हर किस्म के प्रैक्टिकल एवरीडे लिविंग जो है वो मुश्किल की जाती है। उस आदमी का तो आपको पता होगा जिसने 6 महीने अपनी शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ने के लिए एक केस लड़ा। ये तो कोई बात ना हुई। तो फिर इन चीज़ों की आसानी, एक एटीट्यूड जो है, एक सिस्टम जो है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हम लोग खुद बनाते हैं, आवाम बनाती है, अपनी मर्जी से उनको बुलाती है कि आओ हम पे हुकूमत करो। तो आवाम का बहुत बड़ा ताल्लुक है और जब वो इस चीज़ से खुश नहीं होंगे तो आवाज़ उठाएंगे। क्या रिजर्वेशन की जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह का ये लोग कह रहे हैं कि हमला हो रहा है, रिजर्वेशन बचाना है, क्या आप ऐसा महसूस करती हैं कि रिजर्वेशन नहीं? हाँ, देखिए, राइट ऑफ लिविंग जो है वो एक दलित, मुसलमान, दूसरी कास्ट का ऑल सेड एंड डन वो नहीं है। ये तो मानने की बात है और ये सब नज़र भी आता है। तो हुकूमत को हम लोग ये कहते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दे। 341 की बुनियाद पर मुस्लिम जो समुदाय है उसको एक तरह से महरूम किया गया। 341 का जो कानून ला करके, क्या आपको लगता है उसे हटा दिया जाना चाहिए? 341 देखिए, हमें आपको बताते हैं, हम पॉलिटिक्स में, इन चीज़ों में, कानून में ज़्यादा जाना नहीं चाहते क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं। इंसानियत से, हमदर्दी से, दिल से एक इंसान जैसा दूसरे इंसान के लिए करता है वो हुकूमत को करना चाहिए, कर रही है, उसको बेहतर करे। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। हिंदुस्तान की बैकबोन है माइनॉरिटी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। खुशहाली तभी आएगी जब सब खुश होंगे। सलमा आगा जो कह रही थी सबको साथ लेकर अमली तौर पर चलना होगा, तभी मुल्क खुशहाल होगा और हिंदुस्तान की खुशहाली का जो नुक्ता है, नुक्ता इंजमाद है, नुक्ता मरकजियत है, वो अक़लियतें हैं, उनको हुकूमत को साथ लेकर चलना होगा। कैमरामैन विभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। सियासी जमातें इरादों, दावों और वादों से वोटरों को शीशे में उतारने की कोशिशों में जी जान से जुट गई हैं। ये इंतखाबात बरसर इक़्तिदार टीआरएस के लिए भी किसी बड़े इम्तिहान से कम
हरगिज नहीं है। खास रिपोर्ट। तेलंगाना में हवाएं हल्की खून की लिए हुए है, लेकिन सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस और एमआईएम के बीच इल्जाम व जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने रिवायती खतूत पर तशहीर कर रहे हैं, तो कांग्रेस टीआरएस हुकूमत पर इंतखाबी वादा वफा न करने का इल्जाम लगा रही है। इसके जवाब में टीआरएस अब आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद का इस्तेमाल आंध्र मुखालिफ जज्बात को उभारने की कोशिश कर रही है। टीआरएस को बीजेपी से इतना खतरा नहीं जितना कांग्रेस और टीडीपी इत्तेहाद से है। पहले जिस इंतखाब में टीआरएस के आसान जीत की पेशगोई की जा रही थी, अब कांग्रेस की क़यादत वाली प्रजा कुटमी ने इसे दिलचस्प बना दिया है। टीआरएस अपना किला बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 2014 असेंबली इंतखाबात में 119 रुकनी असेंबली में टीआरएस को 63 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 21, टीडीपी को 15, एमआईएम को 7 और बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। वैसे भी तारीखी तौर पर मुत्तहिद आंध्र प्रदेश और नई रियासत तेलंगाना में बीजेपी की महदूद मौजूदगी रही है। 2014 के इंतखाबात में बीजेपी को जो 5 सीटें मिली थी, वो सभी हैदराबाद में मिली थी। इस बार भी बीजेपी की सीटों की तादाद में इजाफा शायद ही देखने को मिले, क्योंकि बीजेपी इस बार तनोतनहा मैदान में है। वैसे ये जरूरी है कि टीआरएस मुखालिफ वोटों का बंटवारा प्रजा कुटमी के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए 11 दिसंबर को वोटों के कम फर्क से जीत हार का फैसला हो सकता है। अगर बीजेपी अपने वोट फीसद को 7.1% से बढ़ाने में कामयाब होती है, तो ये इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यानी तेलंगाना में इक़्तिदार के गलियारे तक पहुंचने के लिए बीजेपी को काफी मशक्कत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। भोपाल गैस सानही की आज बरसी है। 33 साल कबल पेश आए इस भयानक सानही में हजारों लोगों की जानें चली गई थी। सानही के मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। भी बेहतर इलाज, सही मुआवजा और रोजगार पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कब खत्म होगी ये इन्हें भी नहीं मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी बंगाल हज कमेटी ने मुसलमानों में हज बेदारी के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया। कोलकाता हज हाउस में मुनक़दा इस मीटिंग में उलमा से आज़मीन की तादाद में इजाफे के लिए मेहनत करने की अपील की गई है। बंगाल में आज़मीन हज का कोटा 17,000 है, लेकिन अब तक सिर्फ 5,000 आज़मीन हज की दरख्वास्तें ही मौसूल हो पाई हैं। गुज़िश्ता साल भी सिर्फ 9,711 आज़मीन सफर हज पर रवाना हुए थे। नोटबंदी का कारण तो रुपया तो आदमी का पास नहीं है। इधर जो रेट है, रेट तो ज़्यादा बढ़ जाता है। अवेयरनेस भी थोड़ा बहुत कमती है। बंगाल का तो जो आदमी है, इसका दीनी दिमाग भी कम है, मालूम होता है मेरा। एप्लीकेशन आने का बहुत सुस्त रफ्तार से आ रहा है। अभी 5,000 के करीब में आया हुआ है, और हम लोग का टारगेट जो 17,000 का जो कोटा है, इसको पूरा करने के लिए आज उलमाए दीन को, हम लोगों आलिमों को हम लोगों ने बुलाया और उन लोगों के हाथ ये सुपुर्द किए हैं कि आप लोगों के पर अब ये यहाँ पर भी फिर आपकी कुर्बानियों की ज़रूरत है, मेहनतों की ज़रूरत है, और आपके हाथ हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा इस मामले को, इस कश्ती को आप किनारा लगाएं। जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा की जानिब से मुनक़दा सीरत इम्तिहानात में गैर मुस्लिम तलबा ने शानदार मुजाहरा किया और इनाम याफ्ता 16 में से 14 तलबा गैर मुस्लिम है। जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा की 15 रोजा सीरत मुहिम बिलाखिर इख्तिताम को पहुंची। मुहिम के आखिरी मरहले में स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए सीरतुन नबी पर तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। इस तहरीरी इम्तिहान में मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों के 800 बच्चों ने शिरकत की। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब तलबा को इनामात से नवाजा गया। जिम्मेदारान के मुताबिक मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा दोनों के IQ को नजर में रखते हुए तहरीरी इम्तिहान का पर्चा डिजाइन किया गया था। प्रोफेसर KS राम कृष्णा राव के तहरीर करदा अंग्रेजी किताबचा और शांति प्रकाशन के कन्नड़ा किताबचे को तहरीरी इम्तिहान के लिए निसाब बनाया गया था। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಏಕದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರದು. ದಿನಾಲೂ 5 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 5 ಬಾರಿಯಾದರೂ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು. ದೇವಾರಾಧನೆ
ದೇವಾರಾಧನೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಂದ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅವರು ನಡೆಸಿದಂಥ ಆಡಳಿತ, ಜನರಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕುರಾನ್ ಗ್ರಂಥವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಎಂದು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ನಂತರ ನನಗೆ अर्थवाಗಿದೆ. जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, प्रोफेसर बीवन है, गिब्बॉन है, इस तरीके से 15 ऐसे लोग हैं, उनके अपने सेइंग्स इस्लाम के सिलसिले में और मुसलमानों के सिलसिले में क्या है, उनके स्टेटमेंट्स एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है. तो हमने उनको बेस बना के उनके व्यूज़ के बेसिस के ऊपर कई क्वेश्चन सेट किए. तो जाहिर बात है ये इस बेसिस पे जो किताब पढ़ते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिम के लिए. तो इनके बेसिस के ऊपर कुछ सवाल ऐसे सेट किए जो मुसलमानों को एज नहीं मिलना. इस अवार्ड तकरीब में गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात के साथ साथ उनके वालिदैन ने भी शिरकत की. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट.